नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल्स 2 तारीख की रात 3 तारीख की सुबह मार्च 1983 12:45 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय वृश्चिक लगन का उदय हो रहा था। लगन वृश्चिक लगन, लगन के मालिक मंगल। राशि चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे थे, राशि के मालिक शुक्र। अब लग्न और राशि के मालिक आपस में विपरीत स्थितियाँ रखते हैं, एक मंगल है और एक शुक्र है, लेकिन दोनों को ही अपने जीवन में सुख, साधन, शौक, ऐश्वर्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपकी कुंडली में ये मंगल और ये शुक्र जो एक लगन का मालिक है और एक राशि का मालिक है। अब मंगल यहाँ लगन का मालिक है, पंचम भाव में बैठता है। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की बुद्धि ठीक है, व्यक्ति की कैचिंग पावर ठीक है। साथ में सप्तमेश और द्वादशेश भी है। व्यक्ति के जीवन में लव रिलेशनशिप्स होंगे, व्यक्ति का अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है लाइफ में मल्टीपल्स लव रिलेशनशिप्स ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। ये कॉम्बिनेशन जीवन पर्यंत आपको सुख साधन देने में सक्षम है, ऐश्वर्य देने में सक्षम है। सुख साधन, भौतिक सुख, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण लगातार देने वाला ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। 12वें घर में शनि और चंद्रमा का योग, शनि चंद्र का योग को कहा जाता है विष योग। विष योग का मतलब है ये मानसिकता पर ग्रहण लगाने वाला एक कॉम्बिनेशन है। आपकी सोच को संकुचित करता है, आपकी सोच को नकारात्मक करता है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति वहम रख सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ देखा गया है। अब यहाँ शनि तीसरे चौथे घर का मालिक है, द्वादश भाव में बैठा है, साथ में भाग्य चंद्रमा भी है। भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान पर जाना, भाग्य स्थान बनाने के लिए यात्राएं करना, स्थान परिवर्तन करना, और ऐसे लोगों को जीवन में स्वयं के बल पर मकान बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी मकान से संबंधित सुख में कमी, घर से संबंधित सुख में कमी, या घर छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर वर्क करना भी ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जब लगन में बैठे तो आपके जीवन में आने वाली आपदाओं को रोकता है, आपको सही समय पर सही दिशा, सही ज्ञान, सद्बुद्धि प्रदान करता है। ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, संतान देने में भी ये सक्षम है। ऐसा बृहस्पति आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आयु को प्रोटेक्ट करता है, आपके आने वाले रोगों से लड़ने की क्षमताओं को ऐसा बृहस्पति बनाता बढ़ाता है। क्योंकि बृहस्पति धन भाव और पंचम भाव दोनों का मालिक है, यानी जीवन में बृहस्पति की दशा जब भी आएगी आपके लिए धनदायक होगी। चलिए बात करते हैं राहु केतु अक्ष। दूसरा घर और 8वां घर जब राहु केतु अक्ष पे होता है, ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ये प्लैनेट्स आपसे अतिरिक्त भी बुलवा सकता है, फालतू बुलवा सकता है, उसके कारण आपके स्वयं के घर परिवार यानी वैवाहिक जीवन और घर के लोगों से आपका कलह संभव है। साथ ही साथ अष्टम भाव से जब राहु केतु का संबंध हो और अष्टम भाव का मालिक बुध शनि की राशि में अपने षष्टम में गया हो तो जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्ति में भी कठिनाइयाँ आती हैं या विवाद होता है। मिल जाती है लेकिन विवाद के तौर पे। सूर्य दशमेश होके चौथे घर में, अब दशमेश का दशम को देखना प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन चौथे घर में शनि की राशि में सूर्य का होना घर के सुख में कमी देता है। परिवार के अंदर वातावरण जो देता है वो थोड़ा कलहनुमा वातावरण होता है, थोड़ा परेशान करने वाला, समस्या देने वाला वातावरण होता है। जीवन में जब भी आपको बुध से संबंधित दशाएं आएंगी तो बुध अष्टमेश हैं जो कि अड़चनों का कारक, अपनी राशि से अष्टम भाव में बैठा। या तो ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, और अगर छोटा भाई हो गया तो उससे संबंध खराब रहते हैं या वो होता ही नहीं है। ऐसे भी कॉम्बिनेशंस आपके इस चार्ट में मिले हैं। एकादशेश होकर तीसरे घर में है, लाभ प्राप्ति के लिए यात्राएं करना और स्थान परिवर्तन करना, ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ देखा गया। अब शुक्र जो कि 7th हाउस के मालिक हैं, कारक भी हैं वो 7th हाउस के, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं लेकिन द्वादशेश भी हैं। षष्ठेश मंगल के साथ पंचम भाव में बैठे हैं।
ये मैरिड लाइफ वाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन बृहस्पति यहाँ इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। बृहस्पति यहाँ 7वें घर और मंगल शुक्र दोनों को दृष्टि देता है। नवांश कुंडली में तुला लगन का उदय हुआ, लगन का मालिक शुक्र दूसरे घर में बृहस्पति चंद्रमा के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में और सप्तम सप्तम को देखता है। और आपके एक सवाल का जवाब, मेरी शादी कैसी रहेगी, आपस में बनेगी या नहीं, सेपरेट हो सकते हैं क्या, दूसरी शादी हो सकती है क्या? मेरे हिसाब से आपको अगर यही जुनून चढ़ जाए कि नहीं जी मुझे तो अब शादी करनी नहीं, या शादी चलानी नहीं, या इसके साथ मुझे रहना नहीं, जिसको कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन है। नहीं तो इस कुंडली में कोई सेपरेशन, कोई डाइवर्स, कोई सेकंड मैरिज से रिलेटेड कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक शनि चंद्र का योग जो आपकी मेंटलिटी को ख़राब करता है, एक मंगल शुक्र का योग जो कि आपके जीवन में अपोजिट सेक्स के प्रति आपको आकर्षण देता है। ये कॉम्बिनेशंस वो भी होते हैं, मैंने बहुत से चार्ट देखे कि लव मैरिज कर ली 23 साल की उम्र में, उसके बाद शादी के 3 साल बाद किसी दूसरी जगह उनका रिलेशन हो गया, फिर पहली पत्नी से डाइवोर्स कर लिया, दूसरे से कर लिया, और उसके बाद भी जीवन में लड़कियों का आना जाना लगा रहा। ये वो कॉम्बिनेशन है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि पर इस प्रकार से संयम रखना होगा। ये कुंडली कोई वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत बड़ा टकराव पैदा नहीं करती। अपनी सोच को थोड़ा सा वाइड कीजिए। मैं ये समझता हूँ आपकी कुंडली के अंदर थोड़ा सोच नकारात्मक है मैरिड लाइफ को लेकर। बाकी शादी एक ऐसी चीज़ है, ये 2 लोगों की कुंडली से देखी जाती है, हस्बैंड और वाइफ। तो अभी तो मैं एक तरीके से एज ए हस्बैंड आपकी कुंडली देख रहा हूँ। मेरे प्रोफेशन के बारे में बताएं, क्या प्रशासनिक सेवा में जाने का योग है? यानी आप बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी से संबंधित। देखिए, इस कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत थी, लगन में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी थी, और दशमांश कुंडली में भी देखें तो पोजीशन प्लैनेटरी अपने आप में अच्छी है। ऐसे जैसे आपकी उम्र तो अभी लगभग 37 साल हो चुकी, अगर अभी भी आपकी कोई नौकरी अटकी हुई है या मिल सकती है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सितंबर 21 तक ही आप अपने जीवन में प्रयासरत रहें। उसके बाद मुझे इतना अच्छा कॉम्बिनेशंस नहीं लगता। यानी 2021 तक आपके पास एक तरीके से समय है, उसके बाद नहीं है। लेकिन एज ए प्रोफेशन ये चार्ट कमज़ोर रही। सितंबर 2018 से आपको शनि की महादशा शुरू हो गई। शनि 4th और 3rd लॉर्ड बैठे हैं द्वादश में उच्च के होके, यानी लाभ के लिए, प्राप्तियों के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, भाग्य को जगाने के लिए आपको अपनी जन्म स्थली को छोड़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। दशमांश में शनि चतुर्थेश होके चौथे घर में और योग कारक है, यानी यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ अपने आप में मजबूत दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? शनि की दशा में चंद्रमा के साथ। जब शनि चंद्रमा का योग इस प्रकार का बनता हो, तो फिर से वही बात कि भाई साहब आप अपनी मानसिकता को प्रबल कीजिए किसी भी रिलेशनशिप्स के लिए। मैं समझता हूँ अगर आपने वो मजबूत किया तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो एक बार अगर व्यक्ति नेगेटिव होना शुरू हो जाए, वो किसी भी फील्ड में नेगेटिव हो सकता है। तो प्रोफेशनली ईश्वर कृपा से आप जीवन में तरक्की ही करेंगे, बस डिसीजंस ठीक लीजिएगा। मेरे बच्चे कितने होंगे? देखिए, सप्तांश कुंडली के हिसाब से अगर मैं आपकी कुंडली में संतान का योग देखूं, तो पहली बात आपके हिसाब से तो मुझे कन्याओं का योग ज़्यादा दिखता है, और 2 ही संतान का योग मुझे यहाँ दिखाई देता है। बाकी संतान को जननी यानी पैदा करने वाली, 9 महीने गर्भ में पालने वाली स्त्री होती है, उनकी कुंडली से ये ज़्यादा परफेक्ट निकल के आता है। लेकिन आपके हिसाब से भी मैं अमूमन देखूँ 2 संतान का योग है, और साथ ही साथ आपके हिसाब से तो कन्या ही हैं, उनके हिसाब से पुत्र हो जाए तो बात अलग। मेरी मानसिक स्थिति कैसी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेशनशिप्स लोगों से अच्छे क्यों नहीं रहते? आपकी मानसिकता के कारण नहीं रहते। सेकंड हाउस में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हों, मुंह पर बोल देते हों, साफ साफ बोलने की ज़्यादा आदत हो। ऐसा भी होता है लोगों के साथ जिनके कारण उनके संबंध खराब होते हैं। बाकी कॉम्बिनेशंस वाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगा, आप लगातार करेंगे, संबंध सभी से सुधरे हुए रहेंगे आपके, और नकारात्मक स्थिति से ठीक हो जाएंगे, मानसिक स्थिति प्रबल हो जाएगी।
लाइफ में खुशी और अच्छा टाइम आएगा कि नहीं, मेरे हिसाब से शुरू हो चुका है। जीवन में शनि की दशा शुरू हो चुकी है। आप स्टेप बाय स्टेप जीवन में प्रगति करेंगे। सितंबर 21 से लेके मई 24 तक जब आपको शनि में बुध चलेगी, मैंने कहा था कि बुध की दशा जीवन में आएगी, स्थान परिवर्तन करके लाभ। और यहाँ भी बुध का कनेक्शन थर्ड हाउस से, यानी सितंबर 21 से मई 24 के बीच में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। इसे कहते हैं प्लेस बिल्कुल चेंज करके किसी दूसरी जगह जाना। मे भी पॉसिबल आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहाँ चले गए, या आपको अच्छा काम मिल गया, तो वैसा भी कॉम्बिनेशंस यहाँ मौजूद है। चलिए, ओवरऑल चार्ट ठीक है, आने वाली दशाएं ठीक हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे। मानसिकता को प्रबल करना है, डिसीजंस को अच्छा रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। उसके लिए कुछ रेमेडी करनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको एक पुखराज रत्न धारण करने की सलाह अवश्य दूंगा। सीधे हाथ में तर्जनी उंगली में आप एक पुखराज अवश्य धारण करें। आपको चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, रोजाना आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना है। भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है रुद्राष्टकम। मैं आपको सेंड कर दूंगा किस तरीके से करना है, वो आप उसमें देख लीजिएगा। आप सुन भी सकते हैं उसे और साथ साथ कर भी सकते हैं। तो रुद्राष्टकम का पाठ आपको रोजाना करना है। सुबह के समय रुद्राष्टकम के बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 टाइम्स, एक ही बार में 3 बार, एक बार रुद्राष्टकम और 3 बार हनुमान चालीसा आपको यहाँ करनी होगी। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। और अगर हो सके आसपास कोई शिव मंदिर हो तो रोज़ाना शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया। नहीं तो कम से कम सोमवार को तो जाएं ही जाएं। मैं तो कहूँगा रोज़ाना जाओ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप, आपके सवालों के जवाब, आपके आने वाली स्थितियाँ, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा। आप स्वयं अपनी गलती से कोई निर्णय ले लें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई ऑप्शन ले लेके नहीं मुझे तो ये करना ही है, कोई जिद्दी पकड़ लें, तो आप जीवन में करोगे अपना नुकसान। नहीं तो ओवरऑल ये चार्ट ईश्वर कृपा से बेहतर है। जो पुरानी स्थिति बीत गई है आपके सामने, उसको छोड़कर आने वाले भविष्य के हिसाब से सोचोगे तो ज़्यादा फायदे में आप रहेंगे। नमस्कार।